हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आधारशिला क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग श्वसन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था कि पोषण क्या होता है और पोषण को हम लोगों ने समाप्त भी कर दिया था। अब अगला चैप्टर है जो है श्वसन। तो देखिए, हम लोग जीवित क्यों रहते हैं, इसलिए हमको जीवन के लिए क्या चाहिए, हमको जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको क्या चीज़ से मिलता है, तो ऊर्जा हमको श्वसन से मिलता है। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि हम लोग जीवन के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन से हमको पोषक तत्व मिलता है जो कि पोषण का अंग है, ठीक है। और उस जो पोषक तत्व हमको मिल गया जैसे ग्लूकोज, तो उसको तोड़ के जो मिलेगा ऊर्जा, उसको हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पोषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो पहला है पोषण, उससे तो पोषक तत्व मिलेगा, और दूसरा है जो श्वसन, उससे क्या होगा कि उस पोषक तत्वों को तोड़ा जाएगा। जहाँ से जैसे तोड़ा जाएगा उससे ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए श्वसन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, श्वसन क्या होता है। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। मतलब श्वसन जो है, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का मिला हुआ रूप है जिससे क्या होता है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा जिससे होता है वो क्या है, श्वसन है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े इसलिए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब इसका श्वसन का सूत्र क्या होता है। श्वसन बहुत बड़ा प्रक्रिया है, इतने छोटे शब्दों में वो बयान नहीं हो पाएगा, अभी आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, अब क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या चीज़ से मिलता है, हम लोग को पोषण से मिलता है। तो ग्लूकोज हम लोग को पोषण से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एंजाइम प्रक्रिया करके इसको 6CO2 और +6H2O और ऊर्जा में बदलेगा, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। यानी 6 जो ग्लूकोज है, C6H12 और O6 जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, जब टूटता है यानी इसमें ऑक्सीजन मिलता है तब ये टूट जाता है। और जब ये टूटेगा तो क्या चीज़ देगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा और ऊर्जा देगा। और जिसमें का हम लोग का मुख्य काम होता है ऊर्जा को ग्रहण करना। जब तक ऊर्जा नहीं रहेगा शरीर में, आदमी जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से श्वसन का सूत्र होता है। अब देखिए, श्वसन क्या होता है कि जब आदमी वायु को बाहर से लेता है और फेफड़ा में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद वो जो श्वसन के प्रक्रिया द्वारा वायु जाता है फेफड़ा में, वहाँ से कोशिकाओं तक जाता है। उसके बाद कोशिकाओं में ये प्रक्रिया होता है, और कोशिकाओं में ये प्रक्रिया के बाद यहाँ पे जो आपको CO2 दिख रहा है, जिसका 6 मोल अणु है यानी CO2 है, ये बाहर आता है और नाक से निकल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से श्वसन का कितने भाग हैं, और जो है और जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब जान लेते हैं कि श्वसन के कितने भाग हैं। तो मेनली श्वसन के 2 भाग होते हैं, एक होता है अवायवीय और दूसरा होता है वायवीय। तो अवायवीय में क्या होता है कि सबसे पहले जब आदमी सांस नहीं लेता है, सांस नहीं ले पाता है कुछ देर तक, तो उस बीच क्या होता है वो समझिए। उस समय क्या होता है, जब सांस आदमी नहीं ले पाता है तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमेशा पाइरुवेट में टूटता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं C6H12O6, ठीक है, इसका जो C है यानी 6 कार्बन है। अब ये क्या होता है, ये टूट जाता है 2 पाइरुवेट में। पाइरुवेट किसको कहेंगे, तो पाइरुवेट कहेंगे 3C को, यानी 3C को। कार्बन के 3 अणु को बोलेंगे हम, क्या कहेंगे, पाइरुवेट। तो ये क्या होता है कि ये 6 है, अगर 3-3 में टूटेगा तभी ना 2 पाइरुवेट होगा। मतलब इसको अगर मान लीजिए हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे पाइरुवेट में पाइरुवेट, ठीक है। इसको अगर हम पाइरुवेट कहते हैं तो क्या होगा, इस 2 पाइरुवेट चाहिए, 2 पाइरुवेट चाहिए तभी ना 6C हो पाएगा। तो क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है 2 पाइरुवेट के अणु में, ठीक है। तो 1 पाइरुवेट क्या होता है, अवायवीय में आता है, और 1 पाइरुवेट चला जाता है वायवीय। तो अवायवीय में क्या होता है
कि जब 3C यानी एक पाइरुवेट आता है तो इथेनॉल और CO2 और ऊर्जा मतलब ना मात्रा में ऊर्जा होता ही नहीं है, ठीक है, बनाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होता है तो ईस्ट में होता है। इथेनॉल बनाएगा, CO2 और ऊर्जा बनाएगा, ईस्ट में 3C लेके, यानी 3C मतलब क्या, पाइरुवेट, ठीक है। अब देखिए, अब अवायवीय में यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। कोई आदमी क्या करता है 52-53 सेकंड तक सांस नहीं ले पाता है, तो उस समय ऊर्जा वहाँ पे कैसे आएगा शरीर में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि शरीर में अवायवीय काम करता है और यहाँ पे थोड़ा मात्रा में ऊर्जा, यहाँ पे दो ATP ऊर्जा बनता है, यानी अवायवीय में 2 ATP ऊर्जा बनता है। और दूसरा है, मतलब इसके भी 2 प्रकार हैं। इसमें है एक ऊर्जा का अभाव हो जाता है, मतलब O2 का अभाव हो जाता है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, जब O2 का अभाव है, इसमें थोड़ा भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अभाव है, मतलब यहाँ पे थोड़ा है लेकिन बहुत कम मात्रा में, यहाँ साफा नहीं है। तो देखिए, यहाँ थोड़ा है तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे बनता है तो मांसपेशियों में बनता है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये किस प्रकार से होता है देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्पर्धा में बहुत स्पीड साइकिल चलाते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं, यार तुमसे आगे निकल जाएंगे हम, तो उस समय क्या होता है कि मांसपेशियाँ जो बहुत तेज काम करती है, बहुत तेज, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम जाने लगता है, ठीक है, और सांस हम लोग का फूलने लगता है। तो बहुत तेजी जब जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो जा नहीं पाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, लैक्टिक अम्ल वहाँ पे ज़्यादा होने लगता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल वहाँ पे बनने लगता है, वहाँ पे कम ऊर्जा होता है। तो इसलिए क्या होता है, लैक्टिक अम्ल मतलब समझ लीजिए क्या होता है। लैक्टिक अम्ल मतलब नींबू जानते हैं आप लोग, नींबू आप लोग खाए भी होंगे, तो खट्टा होता है, अम्ल मतलब भी खट्टा होता है, और नींबू में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल समझ लीजिए कि आपके पैरों में यानी मांसपेशियों में, हाथ के मांसपेशियों में हो जाता है, ज़्यादा काम करने में यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे ऊर्जा भी कम जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, दर्द करने लगे, इतना दर्द करने लगेगा कि हाथ उठेगा नहीं, पैर उठेगा नहीं, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि जो सबसे पहले क्या होता है, जिम में लोग जाते हैं, एक के दिन जाएंगे और उसके बाद बॉडी उठा लेंगे, डंबल आज 300 मार देंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा 300 भी उठाएंगे, तो यहाँ पे मांसपेशियों में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो हाथ जो है ऐंठन शुरू हो जाता है हाथ में, तो हाथ में जब ऐंठन शुरू हो जाएगा तो हाथ उठेगा नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे ऊर्जा में क्या होगा कि यहाँ पे साफा नहीं है ईस्ट में, तो इथेनॉल बनेगा और CO2 होगा और थोड़ा सा ऊर्जा मुक्त होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा है तो लैक्टिक अम्ल बनेगा। अब जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे देखिए उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। पहला है जहाँ पे हवा नहीं है या ना मात्रा में है तो उसको बोलेंगे वायवीय, और हवा जहाँ पे है उसको बोलेंगे वायवीय। आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, अवायवीय, वायवीय, ठीक है, और वायवीय और अवायवीय। तो वायु मतलब हवा, तो इससे भी रिलेट करके आप वायवीय याद कर सकते हैं। तो देखिए वायवीय में क्या होगा, वायवीय में बनता है H2O, CO2 और ऊर्जा, यानी जल बनता है और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और ऊर्जा भारी मात्रा में निकलता है। यहाँ पे 36 ATP निकलता है, बहुत मात्रा में। ये जो 36 ATP है बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो अब इसके थोड़े देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो श्वसन है उसका मुख्य काम क्या है। देखिए ऊर्जा जब तक आपके शरीर में नहीं है ना, आप जीवित नहीं रह सकते हैं। दुनिया जो है ऊर्जा पे ही चलती है, ठीक है। जिसमें ऊर्जा नहीं है वो समझिए जीवित नहीं है, ठीक है। आप लोग आसपास ही सामान देख लीजिए, आपके टेबल में ऊर्जा है नहीं है। देखिए ऊर्जा से आदमी गति कर सकता है, जीवित नहीं, आदमी गति कर सकता है। ऊर्जा से ही कोई भी सामान मूव करता है, चलता है। ऊर्जा जब तक नहीं लगेगा तब तक ऊर्जा गति नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आप लोगों को बताया भी जा चुका है या नहीं बताया जा चुका है तो अभी समझ लीजिए कि भौतिकी को कहा जाता है मटेरियल यानी पदार्थ और ऊर्जा से ही बना हुआ है, ठीक है।
ऊर्जा के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। तो ये भी बात समझ लिए, ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऊर्जा के लिए ही हम लोग जीवित रहते हैं, तो जीवित रहने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। तो पोषण तो पहले हम लोग जान लिए कि एक खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, उसको हमको एक जगह पे ले जाना है और वहाँ पे O2 को भी ले जाएंगे और O2 से क्या करेंगे, यानी ऑक्सीजन भी ले जाएंगे। ऑक्सीजन से उस जो खाद्य पदार्थ है उसको तोड़वाएंगे और जैसे टूटेगा तो इसे ऊर्जा मुक्त हो जाएगा। ऊर्जा हमको चाहिए, ठीक है। तो बात आप लोग समझ रहे होंगे सीधे सीधे कि एक खाद्य पदार्थ है, सीधा सीधा समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है। अब ये गया है, अब इसको क्या किया गया है, भोजन के माध्यम से इसको यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। भोजन के माध्यम से इसका काम हो गया पोषण का, ठीक है, पोषण का काम हो गया, भोज्य पदार्थ को पहुँचा दिया गया। अब क्या होगा, श्वसन के माध्यम से कहाँ क्या होगा, श्वसन से क्या होगा कि यहाँ पे पहुँचेगा कौन, यहाँ पे पहुँचेगा O2 और इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको तोड़ देगा और तोड़ के क्या देगा, तो ऊर्जा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको पोषण से भोज्य पदार्थ मिल गया मुख्य चीज़, और O2 आया तो उसको तोड़ दिया और उसको जैसे तोड़ा था ऐसे ऊर्जा मिल गया, और जैसे ऊर्जा मिला तो ऐसे शक्ति उस मतलब आ गया शक्ति हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से जो है श्वसन के दो भाग हैं, एक वायवीय है और एक अवायवीय है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि वायवीय और अवायवीय में अंतर क्या है। इसके पहले हम लोग जान लिए कि वायवीय और अवायवीय क्या होता है, श्वसन के दो पार्ट हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए अवायवीय और वायवीय में अंतर, तो अवायवीय में ऑक्सीजन की बहुत ही अनुपस्थिति होती है। देखिए किसी भी चीज़ में उसकी विशेषता ही अंतर हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि एक हम हैं और एक हमारे मित्र हैं, ठीक है। एक मान लीजिए हम हैं रजनीश और कोई मेरे मित्र हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे के कृष्ण मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम में विशेषता क्या है, हम बहुत पढ़ते हैं, मान लीजिए हम बहुत पढ़ते हैं तो ये मेरी विशेषता है, और वो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये उनकी विशेषता है। तो अंतर भी यही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पे यानी हमसे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे अंतर ही हो जाएगा कि यहाँ पे कहा जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये उनसे कम है, तो ये अंतर हो गया कि नहीं हो गया, अंतर हो गया ना, डिफरेंस हो गया। तो किसी भी चीज़ की विशेषता ही उसकी अंतर होती है। मान लीजिए कि मेरी विशेषता है हम जिलेबी खाते हैं, उनकी विशेषता है वो समोसा खाते हैं, अंतर भी यही हो जाएगा, हम जिलेबी खाते हैं वो समोसा खाते हैं। तो किसी भी चीज़ की विशेषता ही क्या हो जाती है, उसकी अंतर हो जाती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है कि अगर परीक्षा में विशेषता पूछे तो वही चीज़ वो लिख देंगे और अंतर पूछे तो वही चीज़ वो लिख देंगे। अगर परीक्षा में पूछता है कि अवायवीय श्वसन की विशेषता क्या है तो हई लिख देंगे, ठीक है। अवायवीय श्वसन की विशेषता क्या है तो हई लिख देंगे, ठीक है। अगर पूछे कि अवायवीय और वायवीय में अंतर क्या है तो ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो गई। अब समझिए, अब अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं या थोड़ा मोड़ा होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में थोड़ी देर पहले आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और इधर क्या है, वायवीय में इसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से होता है, ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा में उपस्थिति रहती है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है तोड़ना, ऑक्सीकरण मतलब तोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, C6H12O6 का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है आप लोग तो जानते ही हैं, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी टूट पाएगा। यानी दोनों बातवा सेम मिलावट वाला बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई और अनुपस्थिति हो गई, अनुपस्थिति है इसीलिए तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो यहाँ पे पूरी तरह से टूटेगा कैसे। तो अब तीसरा तो यहाँ पे देख लेते हैं वायवीय में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्यों पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ऑक्सीकरण भी भरपूर मात्रा में होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण जब भी होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ देना, जैसे ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन और ऊर्जा देता है। तो अब यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। और तीसरा नंबर है कि कम ऊर्जा, जब ऑक्सीकरण ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हुआ ही नहीं, तो ऊर्जा कहाँ से मिल जाएगा। माने देखिए मान लीजिए दो आदमी झोटा झोटी कर रहा है, तो जब ज़्यादा झोटा झोटी करवे नहीं करेगा, ठीक है,
जब एक आदमी ज़्यादा प्रभावशाली बनबे नहीं करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक आदमी है, जैसे गांव में भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है, एक आदमी ज़्यादा शक्तिशाली है, एक आदमी थोड़ा कम है, तो कभी भी मारपीट होगा तो हई जीत जाएगा तो इसको कुछ मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों आदमी कम है, जैसे कि यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा नहीं कि उसको तोड़ पाए, तो वहाँ पे ई बलशाली हो जाएगा, यानी ग्लूकोजवा बलशाली हो जाएगा, ज़्यादा ऊर्जा देवे नहीं करेगा, यानी कम ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो C6H12O6 है यानी ग्लूकोज है, वो क्या होगा कि उस पर ज़्यादा हावी हो जाएगा O2, और O2 क्या करेगा, उसको धक्के तोड़ देगा, तो जैसे तोड़ देगा तो ज़्यादा ऊर्जा क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है, यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। देखिए जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें वातरंध्र पाया जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं वो वातरंध्र, जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो वातरंध्र से सांस लेते हैं, क्योंकि ये जो श्वसन है, श्वसन की प्रक्रिया मतलब सांस लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आदमी नहीं, पौधे क्या करेगा कि जो वायुमंडल में स्थित वायु है यानी O2 उसको लेगा। तो देखिए O2 कहाँ से लेगा वो समझ लेते हैं। जो तो पौधा है उसमें पत्ता में क्या पाया जाता है, रंध्र, इसके बारे में आपको पोषण चैप्टर में भी बताया गया है। तो रंध्र क्या करेगा, रंध्र हवा देता भी है लेता भी है, ठीक है। तो जब लेगा तो O2 जब लेगा, ठीक है, O2 रंध्र से ले सकता है। अच्छा, एक वात रंध्र होता है। वात रंध्र क्या होता है, जो तना में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको वात रंध्र कहा जाता है। वात रंध्र यानी तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको वात रंध्र कहा जाता है। उससे क्या होता है, उससे भी O2 को ले सकता है और लेता भी है, ठीक है। और एक होता है मूल रोम। मूल रोम क्या होता है, जड़ जो निकला रहता है पौधे से, थोड़ा जड़ के आसपास निकला रहता है उसको मूल रोम कहा जाता है। ये किस प्रकार से होता है समझिए। जब बहुत बड़ा पौधा है, ठीक है, तो उसके आसपास आप देखते होंगे कि नीचे से निकला रहता है जड़ टाइप का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पौधा, ठीक है, वो भी उसको भी मूल रोम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल रोम के द्वारा भी क्या करता है, O2 को ग्रहण करता है। अब पौधा क्या करता है कि सबसे पहला पार्ट में ही हम लोग जाने हैं कि खुद ही बनाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को तोड़ेगा तभी तो इसको ऊर्जा मिलेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ये O2 लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है, ये भी वायवीय श्वसन करता है, ये भी O2 लेता है। तो जब O2 लेगा तो O2 से उसको तोड़ देगा, किसको तोड़ देगा, तो ग्लूकोज को तोड़ देगा, और उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा। और ऊर्जा मुक्त करके जैसे ही इसमें से अब ऊर्जा मुक्त हुआ है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हुआ होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकलता है, रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में तो रहेगा नहीं, तो उसको फिर से खींच लेता है कौन, पोषण में जब जो पोषण होता है तब फिर वही जो पौधा है उसको क्या करता है, खींच लेता है, फिर से खींच के रख लेता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में अब कम लेता है, ऑक्सीजन कम लेता है, और ऑक्सीजन कम लेता है और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। मतलब नहीं समझे आप लोग, समझिए। देखिए क्या करता है, जो O2 है लेने का दर वो कम होता है देने से, यानी देता ज़्यादा है, जब देगा ज़्यादा और लेगा कम। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वायुमंडल में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से जो पौधा होता है रंध्र के माध्यम से, वात रंध्र से, हाँ, जो वृक्ष हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, उसके जो है मूल रोम नहीं होता है, क्योंकि वो मूल रोम भी सख्त हो गया रहता है, ठीक है, तो वो तो ले नहीं पाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या करता है, वात रंध्र उसमें पाया जाता है, यानी कि उसके तनों में बहुत ज़्यादा छिद्र होता है, उससे वो ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन को पत्तियों से ले सकता है, तनों से ले सकता है और मूल रोम से ले सकता है। तो बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष मूल रोम से नहीं लेता है, ठीक है। पौधा क्या करता है, मूल रोम से लेता है और पत्ता से लेता है, और जो वृक्ष होता है वो वात रंध्र से लेता है और पत्ता से लेता है, ठीक है। और O2 को लेके और ग्लूकोज को तोड़ के जो ऊर्जा होता है इसकी वृद्धि में वो खर्च कर देता है, ठीक है। और जैसे ही CO2 छोड़ेगा, उस CO2 को फिर से वो पोषण के लिए, यानी फिर से ग्लूकोज को बनाने के लिए ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि CO2 तो ये बाहर ज़्यादा देता ही नहीं है, बाहर देगा फिर ले लेगा, बाहर देगा फिर ले लेगा, ठीक है।
और CO2 और O2 को क्या करेगा, ये ज़्यादा देता है, इसीलिए कहा जाता है कि हाँ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि O2 उससे ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे पौधों में कि इस प्रकार से श्वसन होता है। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जंतुओं में श्वसन और पादपों में श्वसन किस प्रकार से उसमें डिफरेंस है, यानी अंतर क्या है, जंतुओं में और पादपों के श्वसन में अंतर क्या है। देखिए जंतुओं में क्या होता है, जो श्वसन की गति है यानी सांस लेना और छोड़ना बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि तीव्र गति से श्वसन होता है। कहाँ पे, तो जंतुओं में यानी हम लोगों में या फिर कोई भी जीव जंतु में, यानी मुर्गी हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया। और पादपों में श्वसन में क्या होता है, धीमी गति से श्वसन होता है, यानी पादपों में यानी पौधों में बहुत ही धीमी गति से क्या होता है, श्वसन होता है। यानी यहाँ पे बहुत तीव्र गति से श्वसन या यहाँ पे बहुत ही धीमी गति से श्वसन होता है। तो इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो विशेषता होती है वही अंतर भी होता है। ठीक है, दो चीज़ों की विशेषता, उन दोनों में अंतर भी होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो है कि श्वसन गैसों का यहाँ पे परिवहन होता है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा कि हम लोगों में है, जैसे मानव में सांस लेंगे तो एक अंग में जाएगा, वहाँ से ब्लड के द्वारा यानी रक्त के द्वारा पूरे कोशिकाओं में जाएगा और वहाँ पे पूरी तरह से उसका विघटन होगा, यानी O2 जाएगा और C6H12O6 यानी जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा। ठीक है, उसको तोड़ के पूरी तरह से उसमें से ऊर्जा निकाल देगा। इस प्रकार से यानी श्वसन गैसों का यहाँ पे परिवहन हुआ है। ठीक है, श्वसन गैसों का परिवहन हुआ है, यानी कि जो O2 है वो चारों ओर O2 गया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए, भोजन यहाँ पे है, O2 यहाँ पे है, अब O2 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, यानी श्वसन गैसों का परिवहन हुआ है, यानी श्वसन गैसों का परिवहन यहाँ पे गया है। ठीक है, श्वसन गैस यहाँ पे गया है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी कि O2 कहीं नहीं जाता है, O2 के लगे भोजन आता है। बात नहीं समझ में आया, समझिए। देखिए अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब ऑक्सीजन है वो भोजन के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पादपों में क्या होगा कि जो भोजन है वो कहेगा कि भोजन को कहेगा ऑक्सीजन की हम कहीं नहीं जाएंगे, आप आइए मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि श्वसन गैसों में परिवहन पूरी तरह से नहीं होगा। यहाँ पे भोजन जो है वो फ्लोएम के माध्यम से आएगा किसके पास, तो O2 के पास। तो उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट से पूरी तरह से ये बात क्लियर होगा। देखिए इसके लिए एक विशेष तंत्र होता है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। उसी तंत्र के माध्यम से इसमें श्वसन होता है, या जंतुओं में भी गिल्स से होता है और दूसरे प्रकार से जो हो गए उसमें ट्रैकिया से होते हैं। ठीक है, यानी जंतुओं में विशेष प्रकार से उसमें तंत्र होते हैं, लेकिन वहीं पौधों में किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं होता है। यहाँ पे पौधों में प्रत्येक अंग में अलग अलग श्वसन हो जाता है, यानी कि अगर पौधे जड़ से लिया है तो वहीं पे क्या होगा, वहीं पे श्वसन उसका हो जाएगा। जड़ में से CO2 लिया है, ठीक है, O2 लिया है तो वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, O2 लिया है तो वहीं पे उसका श्वसन हो जाएगा, श्वसन की क्रिया वहीं पे हो जाएगी, यानी वहीं पे भोज्य पदार्थ आ गया रहेगा। ठीक है, अगर वो पत्तियों में लेता है, O2 पत्तियों में आता है तो पत्तियों में ही क्या होगा, श्वसन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी भोजन हर जगह वहाँ पे पहुँचता है, यानी हर जगह अलग अलग यहाँ पे श्वसन हो जाता है, कहीं भी श्वसन होता है। जहाँ से ऑक्सीजन उनमें प्रवेश किया, यानी पौधों में जहाँ से भी प्रवेश किया O2, वहाँ पे क्या होगा कि वहीं पे श्वसन की क्रिया हो जाएगी। तो ये तीन प्रकार की ये जो है इसका अंतर है जंतुओं और पादपों में। इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो में रहने देंगे, और इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है। जंतुओं में ही हम लोग मानव भी आते हैं, तो उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।